नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। आपको बता दें कि मणिपुर के मामले पर चर्चा की मांग को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा 50 सांसदों के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव तैयार है। दरअसल अब अविश्वास प्रस्ताव को सदन में, हालांकि सरकार के पास अब आंकड़ा जो है वो काफी है और इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए एनडीए गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है अच्छी खासी संख्या में, लेकिन यहां 50 सांसदों का हस्ताक्षर करवाकर विपक्ष, जो कि एक नए नाम के साथ लामबंद हुए हैं और इस इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस के अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा और आज इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होगी। और वोटिंग के दौरान चूंकि ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोट जाएगा, चूंकि जो एनडीए है उसके पास सांसदों की संख्या अच्छी खासी तादाद में, लगभग 350 के आसपास संख्या विपक्षी जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे उनकी है। और ऐसे में दिल्ली में लाया जा रहा ये केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं और बहुत जल्द ही इसकी वोटिंग होते ही इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है। रवि, जो टेक्निकलिटी मैं बताने का प्रयास कर रहा था, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। अविश्वास प्रस्ताव आज लाया जाना है। बीजेपी के अकेले के पास लगभग 303 सांसद हैं, एनडीए के सारे सांसद मिला लें तो 350 से ज्यादा की संख्या बनती है, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्यों? बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे जो विपक्ष रणनीति है वो ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो ऐसे में सरकार को उसमें बहस में हिस्सा लेना पड़ेगा और जो जवाब होता है वो प्रधानमंत्री को देना होता है, क्योंकि इनकी तरफ से जो मांग की जा रही थी कि राज्यसभा के अंदर रूल 267 के तहत चर्चा कराई जाए और लोकसभा के अंदर एडजर्नमेंट मोशन के तहत चर्चा कराई जाए। सरकार का पक्ष था, सरकार तैयार करना चर्चा को तैयार है, लेकिन वो किसी नियम के तहत को लेकर नहीं, 267 के तहत चर्चा को तैयार नहीं थी। और लगातार पिछले 5 दिनों से नोटिस दिया जा रहा था दोनों सदनों में विपक्ष के लीडर्स की तरफ से। तो ऐसे में चर्चा अगर इनको करानी थी तो ये विपक्ष कल एक बैठक हुई थी करीब 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में और उसमें निर्णय लिया गया था कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि विपक्ष जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार के पास नंबर्स हैं, लेकिन एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि उनके पास वो चाहते हैं इस मसले पर चर्चा कराई जाए, लोकसभा के अंदर सरकार को जवाब देना पड़े और इसी बाबत जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में जाया जा रहा है। हालांकि जो आंकड़ों की संख्या करीब 50 सांसदों की आवश्यकता होती है, अब 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। रणनीति की अगर बात करें तो चाहते हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो ऐसे उस पर चर्चा होती है, उसमें ड्यूरेशन नहीं होता है और इसी वजह से रणनीति के तहत ही विपक्ष की तरफ से लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने जो नया एक अलायंस बनकर तैयार हुआ है जिसे इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस नाम दिया गया है, ये इसको लेकर पहले ही दिशाहीन प्रधानमंत्री से बता चुके हैं। सदन में चर्चा के दौरान भी संभव है कि विपक्ष पर हमलावर रहेगी सरकार। हाँ बिल्कुल, देखिए, मणिपुर के मामले को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है और ऐसे में तमाम की बाध्यता नहीं होती है कि किसी चर्चा करने। ऐसे में जो नाम दिया गया था अलायंस का, इंडिया जो अलायंस है, उस पर भी बयान दिया जा सकता है। और जो लगातार बीजेपी के लीडर से कहते रहे हैं कि उनको राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जो अन्य राज्य हैं उनके मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो तमाम मसले होंगे, इशूज होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखें सदन में। आप जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा क्या कुछ आगे कार्रवाई रहेगी, क्या औपचारिकताएं होंगी, आपसे डिटेल लेंगे। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अब छत्तीसगढ़ से आ रही अहम खबर का, रायपुर से बड़ी खबर, जहां नए मतदाताओं को साधने का प्रयास कांग्रेस का और ऐसे में नए मतदाताओं को उनका पहला जो वोट है वो भूपेश बघेल को जाए, इसके लिए कवायद कर रही है कांग्रेस। फर्स्ट टाइम वोटर्स से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवाद करेंगे। माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन लॉन्च किया जाएगा और रायपुर में एनएसयूआई ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इसमें शामिल होंगी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में
लगभग 5 लाख नए वोटर्स तैयार हैं और इन वोटर्स को अपनी ओर खींचने का जो प्रयास है माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल अभियान के माध्यम से है। ममता रांझेवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कब ये कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, क्या डिटेल्स मिल पा रही है एनएसयूआई के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए 2 बजे दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे, कुमारी शैलजा शामिल होंगी, दीपक बैज शामिल होंगे जो पीसीसी के नए अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही जो 5 लाख नए वोटर्स हैं उनको ऐसे कोशिश कर रही है कि वो ऑडिटोरियम तक आए और वो जुटे और वो लोग आएंगे। और जैसा कि नाम से साबित है कि माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल, यानी कोशिश यही है कि पहला वोट जो है वो जो है कांग्रेस को जाए, इसकी कोशिश जो है वो एनएसयूआई कर रही है, एनएसयूआई का कहना है। और इसी को लेकर सबसे बड़ी बात है कि कॉलेजों में जाएगी एनएसयूआई। इस अभियान को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि इसके जरिए ये एक नई जो रणनीति है वो लॉन्च की जा रही है कि कॉलेजों में एनएसयूआई जाएगी और जो लोग फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, उनसे अपील करेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में जो बिल्कुल ममता, और ये चूंकि अभी ये माय फर्स्ट वोट टू कांग्रेस नहीं है, माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल नाम दिया गया। रणनीति का ये भी एक हिस्सा ये दिखता है यहाँ पर। कांग्रेस के लिए तो वोट होगा ही, लेकिन इससे ये भी साफ हो गया कि भूपेश बघेल ही के चेहरे पर वोट लेगी कांग्रेस इस बार भी। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पाकिस्तान चले जाने के बाद ग्वालियर में उसके घर परिवार वाले दुखी नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंजू से। फातिमा बने अंजू की, उसके पिता और भाई का तो यहां तक कहना है कि उसकी अपनी बेटी से अब उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया। उसने जो कृत्य किया है उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। अब वो उनकी नजरों में मर चुकी है। नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। वो तो कह रही थी कि हमारे 3-4 दिन बेटी घर से बाहर चले गया, उसके साथ कोई भी रिश्ता हमारा नहीं होता, बल्कि और भी लोग कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा, कह रहे थे 3-4 दिन बाद वापस आने वाले हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बात करता हूँ बस। और आप लोग मुझे खाना खा परेशान मत करिए, ये हुक्का लगा लगा के मेरे सामने मत पिलाइए मुझे, ठीक है? मुझे कोई इन मामलों में इंटरेस्ट नहीं है। जो घर से गया बस समाप्त है, उसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। और मंदसौर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी मंचलों की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के बाल काटे गए। वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़ा और आरोपी बाल काटने वाले लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मंदसौर के शामगढ़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नरेंद्र, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? देखिए, मंदसौर जिले के शामगढ़ की ये घटना है, जहां पर बस स्टैंड इलाके में 2-3 युवक जो है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। और जब लोगों ने उस छेड़छाड़ का विरोध किया तो जो छेड़छाड़ करने वाले युवक थे उन्होंने छेड़छाड़ का विरोध करने वाले युवकों के साथ में गाली गलौज करी और इस दरमियान बात बढ़ गई। फिर वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने उन युवकों को पकड़ के उनकी पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद उनके बीच बाजार सरे बाजार में बाल भी काट दिए और उनको पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लेकिन जब इस घटना का वीडियो पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने पिटाई करने वाले युवकों को भी आरोपी बनाया। 6 से 7 युवकों को आरोपी बनाया है। कुछ लोगों को राउंड अप भी कर लिया है और जो छेड़छाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है फिलहाल। और इतनी भीड़ में पुलिस इस बात की तलाश कर रही है कि छेड़छाड़ का विरोध करने वाले लोगों ने जिन्होंने इन आरोपी युवकों के साथ मारपीट की है और इनके बाल काटे हैं, उनकी ओर तलाश की जा रही है। कई लोगों को राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ भी अभी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। और महाकाल मंदिर में नजर आई अव्यवस्था। दरअसल महाकाल मंदिर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। भक्तों के साथ धक्का मुक्की हुई। दरअसल सावन के सोमवार के दिन भी धक्का मुक्की हुई। बाबा की सवारी के दौरान भी बदसलूकी हुई। सवारी के दौरान भक्तों के साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई और भक्तों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। मारपीट करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां बाबा की सवारी के दौरान भी अव्यवस्था देखने को मिली। और अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, बाबा के भक्त
सावन के महीने में उनका दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन वहां धक्का मुक्की मारपीट हो जाती है उनके साथ। जी देखिए, उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है और साथ ही जो है सावन के महीने में भगवान महाकाल जो है अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। और माना जाता है कि प्रजा का हाल जानने इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अपनी प्रजा जो है वो सुखी में है कि या दुख में है। ऐसे में जो भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं तो हर भक्त चाहता है कि अपने राजा के दर्शन अच्छे से हों और उनको छूकर दर्शन हों। पर कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं, पुलिस प्रशासन और इनकी तरफ से जो व्यवस्था की जाती है, बड़े बड़े बैरिकेडिंग कर दिए जाते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि श्रद्धालु को जेल में कैद कर दिया और भगवान के दर्शन कराए जा रहे हों। पर कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालु जो है अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और उनको दर्शन करने का प्रयास करते हैं, तो उनके साथ में जिस तरीके की जो आस्था के साथ ठेस पहुंचाते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना की जाती है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जिस तरीके से जो प्रशासन दावे कर रहा है कि हम महाकाल की भक्तों को जो है अच्छे से दर्शन कराएंगे और जिस तरीके से सवारी में अच्छे से दर्शन हो, इस वीडियो से साफ क्लियर होता है कि जिस तरीके से जो प्रशासन दावे कर रहा है कि हम जो है भक्तों को अच्छे से दर्शन कराने की बात कर रहे हैं, पर जिस तरीके से जो वीडियो सामने आ रहे हैं इससे साफ पता चल रहा है कि प्रशासन ने जो दावे किए थे उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो जिस तरीके से मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पंडित पुजारी भी मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं उनकी भावना को आहत हो रहा है, उनको ठेस पहुंच रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जो भक्त लोग हैं वही लोग जो हैं अब जो प्रशासन। बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर, नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद बवाल हो गया। हिंदू रक्षक संगठन का हंगामा देखने को मिला। संयोजक एकलव्य सिंह दौड़ ने इसकी चेतावनी दी। जूनी इंदौर थाने के टीआई को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई। निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। दरअसल एकलव्य सिंह दौड़ ने कहा, मारपीट करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हमने थाने का घेराव किया और इन पर रासुका लगाने के साथ घटनास्थल पर ही इनका जुलूस निकाला जाए, ये मांग हमने की है, जिससे दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो कि आगे से कोई भी इस प्रकार की घटना करने के लिए हिम्मत ना करे। ये जो बदमाश हैं ये हिस्ट्री शीटर हैं और पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमने रासुका की मांग भी की है और साथ में ये भी मांग की है कि जहाँ ये घटना हुई वहीं पर इनका जुलूस निकाला जाए और वहीं पर इनको अच्छी तरीके से उस प्रकार का सबक सिखाएं कि ये फिर हिम्मत ना करें। सरकारें विकास के चाहे कितने ही दावे कर लें, लेकिन ग्रामीण अंचलों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जो इन दावों को सिरे से नकार देती हैं, झूठा सिद्ध कर देती हैं। अब दो तस्वीरें आप देखिए जो बुरहानपुर और सीहोर की हैं। दोनों ही तस्वीरों में सड़क न होने की वजह से ग्रामीण किस कदर मजबूर हैं, आप इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और दोनों ही जगहों पर मरीज को खाट पर लिटा कर ले जाना पड़ रहा है। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए क्या जुगत लगानी पड़ रही है, आप देख सकते हैं। दोनों तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आखिर ये कब तक होगा। ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए रास्ता कच्चा है और बच बच के जाना है। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल है खंडवा के भगवानपुरा गांव के स्कूल के बच्चों का, जिन्हें कीचड़ भरे रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। और इसी परेशानी को लेकर स्कूली बच्चे और अभिभावक कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर साहब से गुहार लगाई। इन बच्चों ने भी कलेक्टर से गुहार लगाई कि पूरे गांव के रोड नहीं तो कम से कम स्कूल का रोड ही बनवा दीजिए। बहुत दिन से नहीं बना, वो रोज ऐसी परेशानी। हम बिहारीपुरा खुर्द में रहते हैं। हमारे स्कूल की दूरी हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, कच्चा रास्ता है, रास्ते में गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी स्कूल तरफ का मार्ग जल्दी से जल्दी बनाया जाए, कच्चा रोड है, इसी वजह से।
और पेंड्रा से बड़ी खबर, सोन डायवर्जन बांध जर्जर हो गया है। दरअसल बांध में कई जगह से रिसाव हो रहा है। बांध में रिसाव से लोगों की चिंता बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लबालब डैम भरा हुआ है और डैम से रिसाव चिंता का कारण। पानी रिस रहा है, लीकेज हो रहा है और इस लीकेज से समस्या बढ़ गई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहां हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा रिसाव डैम से हो रहा है, जो कि चिंता की बात है। डैम से रिसाव होना एक परेशानी का कारण बन सकता है। क्या डैम जर्जर हो चुका है पूरी तरह से, या सिर्फ लीकेज तक ही बात रुकी हुई है? और आज करगिल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सलाम सामने लाता है, जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिन पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों के लिए इसे प्रेरणा शक्ति बताया। इस विशेष दिन पर हृदय से नमन और वंदन किया। ट्विटर पर उन्होंने अपने विचार साझा किए और करगिल विजय दिवस के अवसर पर उन पराक्रमियों के अद्भुत बलिदान को प्रेरणा शक्ति बताया देशवासियों के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचे। करगिल दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया। सीएम शिवराज ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीएम शिवराज ने करगिल के शहीदों को याद किया और कहा कि आज देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय सेना की वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। देशवासी करगिल युद्ध में शहीद हुए और उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने मुल्क की सीमा की रक्षा के लिए वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। साल 1999 में करगिल युद्ध में देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। ये युद्ध लगभग 60 दिनों से ज्यादा चला था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानी सेना को पराजित कर करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो थे जिन्होंने हमारे देश की एक एक इंच जमीन दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें उन पर गर्व है। माननीय अटल जी भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। हमारी सेनाओं ने ये दिखा दिया कि भारत माता की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। भारत अब महाशक्ति है, लेकिन हम सदैव प्रणाम करते हैं अपने वीर जवानों को। और करगिल दिवस पर शहीदों को याद कर रहा है देश, शहीदों को नमन कर रहा है देश। और आपको बता दें कि करगिल विजय दिवस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य स्मारक शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले देश के उन वीर सपूतों को नमन किया, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली, जिनका देश सदैव ऋणी रहेगा। उन वीर सपूतों को नमन करने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचे और शहीदों को नमन किया। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आस्था